नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। अगर बात की जाए किशोरों के लिए जो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी है, तो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है, जो जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, ये प्याजे की किशोरों के लिए अवस्था बताई गई है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्याजे की, तो जीन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। कब उनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की थ्योरी दी गई थी, तो ये दी गई थी 1936। इस सिद्धांत में इन्होंने जो है वो 4 अवस्थाओं को बताया था। ये 4 अवस्थाएं किस प्रकार से है, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, एक के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से डिस्कस करा दूंगा। तो सबसे पहले इसकी जो अवस्था थी वो थी संवेदीय पेशीय अवस्था। जो संवेदीय पेशीय अवस्था थी वो 0 से 2 वर्ष तक आती है, जिनको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष चलती है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है, और उसके बाद चलती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से प्लस या 11 प्लस चलती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो किशोरों के लिए जो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए, अगर जीन प्याजे की यहाँ से बात की जाए तो इनके द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट या नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है, तो ये जीन प्याजे साहब के द्वारा कहा गया है। जीन प्याजे की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज। देखिए, अगर ह्यूमनिज्म की बात की जाए तो पर्सनैलिटी का जो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट बताया गया, देखिए इड और सुपर ईगो नहीं होगा, क्योंकि जो इड और सुपर ईगो है ये किससे संबंधित है, ये साइको एनालिसिस से संबंधित है। उसी प्रकार अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तो संबंधित है किससे, वो तो सोसाइटी से संबंधित हो सकता है। लेकिन जो सेल्फ है, सेल्फ जो है वो किससे संबंधित है, तो सेल्फ जो है वो आपका जो है ह्यूमनिज्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म। तो मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु आत्म है। 2 से 3 दफ़ा ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाए। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डैश की प्राप्ति होती है। अगर बात की जाए प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो 7 से 11 साल है। इस अवस्था में जो है वो क्या होता है, तो इस अवस्था में जो है संरक्षण की प्राप्ति होती है, कंजर्वेशन की प्राप्ति होती है। क्या होता है कंजर्वेशन, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझा देता हूँ। मान लो कि 2 गिलास है, 2 गिलास है यहाँ पे, एक पतला है और एक चौड़ा है, लेकिन दोनों में बराबर दूध आता है। तो बच्चा क्या सोचेगा, जब उसको उस पर संरक्षण की भावना नहीं होगी तो उसमें उस टाइम क्या कर लेगा, उस टाइम वो बड़े वाला ही पतले वाला लंबा गिलास उठाएगा, उसको पता नहीं होगा। लेकिन जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा तो उसमें संरक्षण की भावना आ जाएगी, उसको पता चलेगा कि ये चौड़ा है लेकिन ये पतला भी है, इसमें बराबर दूध आता है दोनों में। तो संरक्षण की भावना, बच्चों को जो समझ की भावना जो आ रही है वो किस अवस्था में आती है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जिसकी जो एज है वो 7 से 11 साल है। तो आगे मैं बात करता हूँ यहाँ से, और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन में दिया है जो कि बार बार परीक्षाओं में आपको परेशान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, परिकल्पनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है, तो ये आता है औपचारिक अवस्था में, जो कि प्याजे की सबसे ऊपर अवस्था है, जो कि 12 प्लस है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जीववाद, एनिमिज्म, तो एनिमिज्म की जो भावना है बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो जीववाद की भावना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्याजे की आती है। उसके बाद वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। आपकी संवेदीय पेशी जो अवस्था है प्याजे की, उस अवस्था में ये अवस्था आती है। तो आपने ये सारे के सारे याद रखना है, चाहे वस्तु स्थायित्व है जो कि आपका संवेदीय पेशीय में आता है, संरक्षण की जो भावना आपने देखी वो मूर्त संक्रियात्मक में आ रही थी, और आपका परिकल्पनात्मक तर्क, जिसमें आप जो तर्क से ही पता लगाना शुरू कर देता है बच्चा, तो वो 12 प्लस की एज जब उसकी हो जाती है तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी। ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा जा सकता है। जीववाद की जो भावना है कब आती है, एनिमिज्म, तो ये भावना जो आती है वो कब आती है, तो ये आती है पूर्व संक्रियात्मक सेकंड स्टेज में प्याजे की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किशोरों के लिए एरिक्सन की अवस्था है। अगर बात करता हूं मैं कि किशोरों के लिए एरिक्सन की अवस्था है, तो किशोरों के लिए जो एरिक्सन की अवस्था है वो कौन सी है, तो वो है
पहचान बनाम भूमिका बन, आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन। तो आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन जो है वो किशोरों के लिए एरिक्सन की अवस्था है, और ये कौन से नंबर पे आती है? किशोरों की अवस्था जो है वो 8 चरणों में बांटी गई है, और 8 में से ये 5वें चरण में आती है। अगर मैं पहले 5 चरण आपको गिना देता हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पहले चरण में कौन आता है। तो पहले चरण में आता है विश्वास बनाम अविश्वास। तो याद रखना है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट। ये जो है एरिक एरिक्सन की पहली अवस्था है, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी जो है वो एंटोनॉमी बनाम शेम है, इस बात को आपने याद रखना है। शर्म बनाम स्वतंत्रता, इस बात को आपने याद रखना है। तीसरी जो है इनिशिएटिव बनाम गिल्ट, ये जो है तीसरी है पहल बनाम अपराध। और चौथी जो इसकी अवस्था है वो उद्योग बनाम हीनता है। और पांचवी जो है वो है आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन। तो आपको याद रखना है कि जो पहचान बनाम भूमिका भ्रम है ये किशोरों के लिए अवस्था है किसकी? एरिक एरिक्सन की। लेकिन ये कौन से चरण में आती है? तो जो एरिक एरिक्सन के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत की जो थ्योरी है ये एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा दी गई थी, जिसको कि इसने 8 चरणों में बांटा था। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर के लिए अभी 20 से 22 दिन बचे हैं। अगर आप अभी भी पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है, साइकोलॉजी, जीके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स है। तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही रिजनेबल रेट है, आप इस नंबर पे पूरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं हर एक बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमूर्त चिंतन का विकास होता है। तो अगर बात की जाए अमूर्त चिंतन के विकास की, अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है तो ये कब होती है? तो ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त क्या होता है? अमूर्त वो होता है जो हमारे सामने नहीं है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो अमूर्त चिंतन होता है। तो ये किस अवस्था में आता है? तो ये सबसे जो ऊपर वाली अवस्था है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखो, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। देखिए, जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें जो है वो मूर्त चिंतन हम करते हैं। इसमें जो हम जो है वो चीज़ों को क्या है, जैसे कि चीज़ों को हमारे सामने होती है, जैसे कि बच्चे को पता चलता हाँ ये बॉल है, हाँ ये खिलौना है। और एनिमिज्म की जो भावना है, जी बात की जो भावना है, वो सेकंड स्टेज में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। और जो हमारी संवेदी पेशे में आती है वो कौन सी आती है? तो वो आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, आईक्यू ऑफ मेंटल चैलेंज चिल्ड्रन विल बी। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए आईक्यू ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विल बी, तो इनका आईक्यू कितना होने वाला है? जो चुनौतीग्रस्त जो बालक होंगे उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 70 से नीचे। कहाँ से नीचे होगी भैया? याद रखना है 70 से नीचे होगी, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर यहाँ से बात की, अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकोलॉजी इज। देखिए, अगर मोटिवेशनल साइकोलॉजी की पहली स्टेज की बात की जाए तो वो है नीड। नीड जो है वो क्या है? पहली स्टेज है, इस बात को आपने याद रखना। नीड जो है वो क्या है? पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है ड्राइव, फिर है इंसेंटिव, और उसके बाद है गोल। गोल जो है वो क्या है? लास्ट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अंतर्धान देखा, फिर हमने दूसरे नंबर पे जो देखा, सबसे पहले हमने देखा आवश्यकता। आवश्यकता है तो भैया क्योंकि इसको अंतर्धान करना है, फिर इसको प्रलोभन करना है, और फिर लक्ष्य करना है। तो ये मोटिवेशनल जो साइकिल है इसका आंसर रहेगा। तो पहली अवस्था क्या है? नीड है। दूसरी जो है वो ड्राइव है। तीसरी इंसेंटिव है। तो चौथी गोल है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, वेशलर बुद्धि परीक्षण डैश प्रकार। देखिए, वेशलर बुद्धि परीक्षण जो है ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, इस बात को याद रखना। और वेशलर ने 1955 में जो है पहली बार जो है वो परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण किया था, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इस क्वेश्चन से हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार है। देखिए, जो ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार होता है वो जो है वो किससे होता है? तो वो मोटिवेशन से ही होता है। ऊर्जावान और दिशा निर्देशित व्यवहार जो है वो अभिप्रेरणा से आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण चित्रों व संकेतों चिन्हों पर आधारित होते हैं। देखिए, जो बुद्धि परीक्षण होता है, देखो जो इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर एंड, तो जो पिक्चर और चित्रों और संकेतों पर जो आधारित होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं नॉन वर्बल। क्या होता है? नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। अशाब्दिक जो है वो क्या होते हैं? बुद्धि परीक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं के बारे में विश्वासों व भावनाओं का समूह है। देखिए, जो स्वयं के बारे में जो विश्वासों एवं भावनाओं का जो समूह है वो कौन सा है? तो स्वयं के बारे में जो है विश्वासों एवं भावनाओं का जो समूह है वो है
देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इड इड दिया है। इड क्या होता है? इड जो प्लीजर होता है ना, इड जो होता है वो इड जो होता है ये प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो याद रखना प्लीजर प्रिंसिपल, क्योंकि जन्म से ही जो हमारे पास होता है वो इड से हो गए। और अगर यहाँ पे सेल्फ की बात की जाए तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ, जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। कब? इसने जो है 1923 में मन को 3 भागों में बांटा था, जिसमें इसने बोला था इदम अहम और परा अहम के बारे में इसने इसमें बात कही थी। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। बात की जाए बुद्धि लब्धि की संप्रत्यय की, तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, फर्स्ट जो इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा। तो विलियम स्टर्न के द्वारा जो है वो ये दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आईक्यू के फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। तो याद रखना मेंटल एज गुना में बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100 ये इसका फॉर्मूला है। और 1912 में विलियम स्टर्न ने जो है वो क्या क्या दिया था? फर्स्ट पहली बार जो है वो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1904-5 के आसपास जो है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक बात यहाँ से याद रखनी है, कोई सी भी बात आपको परीक्षा में परेशान कर सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश ने व्यक्तित्व के बहिर्मुखी व अंतर्मुखी प्रकारों का वर्णन किया है। देखिए डैश ने व्यक्तित्व के बहिर्मुखी व अंतर्मुखी प्रकारों का जो वर्णन किया है वो किसने किया है? तो वो किया है जंग ने। देखिए जंग ने जो है वो व्यक्तित्व के बहिर्मुखी व अंतर्मुखी प्रकारों का वर्णन किया है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए जो हमारे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। इनको जो बांटा है वो जंग ने ही बांटा है। तो एक्सट्रोवर्ट होता है जो सबसे बात करना पसंद करते हैं, जिनको बाहरी जीवन पसंद होता है। और जो इंट्रोवर्ट होता है जिनको अपने आप रहना, अपने आप में बात करना पसंद होता है। और जो एम्बीवर्ट होता है वो इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी। उनको बाहरी दुनिया से रहना पसंद भी होता है और भीतरी दुनिया से रहना भी पसंद होता है। तो वो ये था यहाँ पे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट तीनों के बारे में मैंने बताया। और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया, तो इनका जो निर्धारण किया है इनके प्रकारों का, तो ये जंग के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट मैच इज, ठीक मिलान करें। देखिए ठीक मिलान यहाँ पे करना है। तो देखिए मैस्लो ह्यूमनिज्म, बिल्कुल मैस्लो का जो मानवतावाद सही हो जाएगा। एरिक एरिक्सन की अगर बात करता हूँ तो इनके द्वारा तो मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत बताया गया था, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। देखिए इनके द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताया गया था, जिसको आइडेंटिटी एंड क्राइसिस भी यहाँ पे कहा गया था। तो इसको 1950 में इनके द्वारा जो है ये आइडेंटिटी एंड क्राइसिस जो है वो बताया गया था एरिक एरिक्सन के द्वारा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दिया है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपको पता होना चाहिए। तो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो जे.बी. वॉटसन जी के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे दिया है साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है, जो मनोविश्लेषण की जो थ्योरी हो, तो मैं अभी बता चुका हूँ किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। तो रोजर्स ने क्या दिया है? रोजर्स का भी यहाँ पे नाम है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मैस्लो ने मानवतावाद के बारे में जरूर कहा था। कार्ल रोजर्स, तो कार्ल रोजर्स ने जो है वो व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत दिया था, जिनको क्लाइंट केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है रोजर्स, जिनका नाम पूरा नाम है कार्ल रोजर्स, इन्होंने व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत दिया था, जिनको क्लाइंट केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है। देखिए किसने जो शारीरिक संरचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है? तो वो है शेल्डन ने जो है वो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर यहाँ से बात की जाए, शेल्डन ने तो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है, लेकिन भैया जो आपका अल्बर्ट बंडूरा यहाँ पे दिया, इनके द्वारा क्या किया है? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा साहब के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन एक और आता है कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो जो ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है ये भी अल्बर्ट बंडूरा साहब के द्वारा किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
अगला क्वेश्चन है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के दूसरे स्तर की आवश्यकता कौन सी है। देखिए, जो मैस्लो के द्वारा जो मोटिवेशनल थ्योरी जो दी गई थी, मोटिवेशनल साइकोलॉजी दी गई थी, उसमें उसने जो है वो नीड्स जो बताई है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो उसने बताई है वो 5 प्रकार की बताई है। सबसे पहले जो उसकी नीड्स में आता था वो क्या क्या आता था, एक एक करके मैं यहाँ से बात करता हूँ। तो सबसे पहले आता था साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद आता था यहाँ पे दूसरे नंबर पे सेफ्टी नीड। तो यहाँ पे पूछी कौन सी है, सेफ्टी नीड पूछी है। तीसरे नंबर पे आता था हमारा कौन सा नीड, तो तीसरे नंबर पे आता था लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। और चौथे में आता था हमारा एस्टीम नीड्स। कौन सी नीड्स आती थी, एस्टीम नीड्स आती थी हमारे चौथे नंबर पे। और सबसे ऊपर जो आती थी वो आती थी सेल्फ एक्वलाइजेशन नीड, आत्मनिरीक्षण। तो आपको ये याद रखना है। तो इसके जो दूसरे स्तर की जो आवश्यकता थी वो थी सेफ्टी वाली। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा जो है वो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत के दूसरे स्तर की आवश्यकता है। पहले स्तर की पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो है साइकोलॉजिकल नीड। और सबसे ऊपर वाली पूछी जाएगी तो सेल्फ एक्वलाइजेशन है। इस बात को आपने याद रखना है, गलती नहीं करेंगे पेपर में। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि उपयुक्त मेल है। देखिए, उपयुक्त मेल यहाँ पे बता रहा है, तो इदम मैस्लो नहीं हो सकता, पहचान फ्रॉइड नहीं हो सकता, स्वॉ स्किनर नहीं हो सकता, जेपीडी वाइगोत्स्की। बिल्कुल, जेपीडी जो है वो वाइगोत्स्की के द्वारा इसको बताया गया था, जिनको हम पूरा नाम जेपीडी का जो है वो जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो जेपीडी जो है वो किसके द्वारा इसके बारे में बात की गई थी, तो ये थे वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के द्वारा जो है वो बात की गई थी जेपीडी की। इस बात को आपने याद रखना है, तो गलती नहीं करेंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्रॉइड के सिद्धांत में विकास अवस्थाओं के निर्धारण का आधार है। देखिए, जो फ्रॉइड का जो सिद्धांत है, इसमें जो विकास की अवस्थाओं का जो निर्धारण का जो आधार है, तो ये कौन सा जोन है, तो ये है काम उत्तेजना क्षेत्र। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी देख लेना, क्योंकि मैंने भी इसको बुक में ही देखा था। लेकिन मुझे लगता है इसका जो आंसर होगा वो होगा इरोगनेस जोन, काम उत्तेजना क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक पुनर्बलन न दिया जाने का कारण क्या होगा। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत की पहले बात करते हैं कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था, एक अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रेडरिक स्किनर। तो इनके द्वारा जो है पुनर्बलन का सिद्धांत की बात की गई है, जिसको पुनर्बलन के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसको कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये वाला दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है इन्होंने क्या कहा था, तो लंबे समय तक पुनर्बलन न दिए जाने का परिणाम क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने ये सेम क्वेश्चन पहले करवा रखा है एक बार। अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ द ए डिफरेंट एलिमेंट। देखिए, विच वन इज ए डिफरेंट एलिमेंट, तो भिन्न पद कौन सा है। अगर बात की जाए यहाँ से भिन्न पद की, तो भिन्न पद जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए, जो यहाँ पे पहचान, चुनौती, उद्यमता और विश्वास है, वो एक ने ही दिया है, एक ही मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ये सारा का सारा, चाहे आइडेंटिटी, चैलेंज, इंडस्ट्री या ट्रस्ट है, ये सारी की सारी एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई। लेकिन जो इड है, इड जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इड जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, इसके बारे में बताया गया था। और बाकी सारे के सारे जो है वो किसने दिए थे, तो बाकी सारे के सारे, चाहे आइडेंटिटी, चैलेंज है, इंडस्ट्री है, ट्रस्ट है, ये जो है वो एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व अध्ययन में कैटल द्वारा प्रयुक्त विधि है। देखिए, जो व्यक्तित्व अध्ययन में जो कैटल द्वारा जो प्रयुक्त विधि है वो है कारक विश्लेषण विधि, फैक्टर एनालिसिस मेथड। तो फैक्टर एनालिसिस मेथड जो है वो कैटल द्वारा व्यक्तित्व अध्ययन में प्रयुक्त विधि है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करता हूँ, अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के फादर, तो अंतर्दर्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि हम इसको कहेंगे। तो इसके फादर कौन है, तो इसके फादर है विलियम बुंट। विलियम बुंट की अगर बात करता हूँ, ये वही विलियम बुंट है जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लीप्जिग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर भी यही है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार बुद्धि डैश है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो है वो बुद्धि जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। इस बात को आपने याद रखना है, बहुआयामी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि अचेतन प्रक्रियाओं के अध्ययन में मुख्यतः प्रयुक्त होती है। देखिए, जो अचेतन प्रक्रिया जो होती है, ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की के तहत जो है नहीं बताया गया था, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान है। देखिए, जो व्यवस्थित तथ्यात्मक जो ज्ञान है वो क्या है, तो व्यवस्थित तथ्यात्मक जो ज्ञान है ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज इज। तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज जो है वो है सेमेंटिक मेमोरी। ये बात आपको याद रखनी। तो सेमेंटिक मेमोरी जो है वो क्या है,
ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की कि मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज, तो लार्ज स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, दीर्घकालीन स्मृति में होती है। तो दीर्घकालीन स्मृति में जो है विशाल भंडारण क्षमता वाला होता है, क्योंकि दीर्घकालीन 30 सेकंड से ज़्यादा और कई महीनों तक ये रह सकती है। लेकिन अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 15 से 30 साल के लिए, तो अगर 15 से 30 सेकंड के लिए जो है वो कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सॉरी, साल मैंने बता दिया हमें, लेकिन ये क्या है, सेकंड है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 से 30 सेकंड के टाइम तक आप याद रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी आप काफ़ी समय तक याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति मुख्यता है। देखिए, मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, तो नॉर्मल आप ही बोल लो यार कि मानवतावाद के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। अरे भैया, बुरे तो नहीं होंगे, कह नहीं सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, अच्छे होंगे। तो मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति मुख्यतः क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभावान व्यक्तियों में सामाजिक व संवेगात्मक समस्याओं देखने को मिल सकती है। देखिए, जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं उसमें सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, मिल सकती है। यस, बिल्कुल ट्रू इसका राइट आंसर। तो ज़्यादा बताने के लिए इन क्वेश्चन से नहीं है, ये कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे जो इमोशनल एंड सोशल जो होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होती है, इनको जो गिफ्टेड पर्सन्स होते हैं, जो प्रतिभावान जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर देखने को मिल सकती है। हाँ भाई, मिलती है। स्वयं की क्षमताएं विकसित करने की आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति है। देखिए, जो स्वयं की जो क्षमताएं होती हैं उनको विकसित करने की जो आधारभूत जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो होती है आत्म यथार्थीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्वयं की क्षमताएं विकसित करने की आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति है। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। ज़्यादा हम यहाँ से कुछ नहीं जानेंगे, बस यही जानेंगे सेल्फ जो हमारा आत्म निरीक्षण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आज का आखिरी और अगला क्वेश्चन की स्मृति में क्या सम्मिलित नहीं है। देखिए, अगर स्मृति की बात की जाए तो कोड संकेतन बिल्कुल नहीं होगा, भंडारण भी नहीं होगा, पुनः स्थापना होगा या नहीं, मुझे नहीं लगता कि पुनः स्थापना होगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, शायद। लेकिन बाकी आप इस सेम क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए भी श्योर नहीं हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों तक, सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएं। बाकी जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और जिसको लेने हो नोट्स वो कर ले जल्दी से संपर्क। जय हर हर महादेव, शंभो।